गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। हनुमान जी से भेंट होने के बाद मत्स्येंद्र नाथ अपनी यात्राओं पर निकल पड़े। कई वर्षों तक वे अलग-अलग तीर्थ स्थलों पर ठहरकर जप तप करते रहे। इस बीच ना ही उन्हें हनुमान जी को दिया अपना वचन याद रहा और ना ही उन्होंने अपने शिष्य गोरखनाथ की कोई खैर खबर ली। हनुमान जी रामेश्वरम में सोच रहे थे कि आखिर मत्स्येंद्र नाथ कहाँ चले गए। अभी तक उन्होंने मुझे दिया अपना वचन निभाया क्यों नहीं। इसी बीच तीर्थाटन करते हुए मत्स्येंद्र नाथ जी फिर रामेश्वरम जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट फिर से हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने कहा, हे मत्स्येंद्र नाथ जी, आज हमारी भेंट अनेक वर्षों बाद हुई है, परंतु आप अभी तक त्रिया राज्य नहीं गए। मेरा आग्रह है कि अब आपको और विलंब नहीं करना चाहिए। अब आप मेरे साथ ही त्रिया राज्य चलें और मैंने रानी मैनाकनी को जो वचन दिया है उसे पूरा करें। यह सुनकर मत्स्येंद्र नाथ ने इस बार त्रिया राज्य जाने का निश्चय कर लिया। वे हनुमान जी के साथ त्रिया राज्य की राजधानी जा पहुंचे। मत्स्येंद्र नाथ ने वहां पहुंचकर देखा कि उस राज्य में केवल स्त्रियां ही नजर आ रही थीं। पुरुष का कहीं नामो निशान भी नहीं था। सभी स्त्रियां एक से बढ़कर एक रूपवती, गुणवती, यौवनमयी और श्रृंगार से परिपूर्ण। वहां प्रत्येक कार्य का संचालन स्त्रियां ही करती थीं। नगर में प्रवेश करते ही सेविकाओं ने हनुमान जी के साथ मत्स्येंद्र नाथ के आगमन की सूचना रानी मैनाकनी के पास पहुंचा दी। मैनाकनी तो जैसे उनके आने की प्रतीक्षा ही कर रही थी, अतः वह 16 श्रृंगार से विभूषित होकर हनुमान जी और मत्स्येंद्र नाथ का स्वागत करने के लिए द्वार पर जा पहुंची। सेविकाओं के साथ हनुमान जी और मत्स्येंद्र नाथ का स्वागत सम्मान करने के पश्चात रानी मैनाकनी ने उन्हें महल के अंदर ले जाकर स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। उसी समय वहां पर अनेक स्त्रियां नृत्य, गायन और वादन का प्रदर्शन करने लगी। कुछ समय पश्चात रानी मैनाकनी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु, आपके साथ आए ये अतिथि कौन है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रानी, वर्षों पहले मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मत्स्येंद्र नाथ यहाँ आकर तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे, अतः ये वही योगी मत्स्येंद्र नाथ हैं। तत्पश्चात 3 दिन त्रिया राज्य में निवास करने के पश्चात हनुमान जी मत्स्येंद्र नाथ को वहीं छोड़कर सेतुबंध रामेश्वरम लौट गए। विधाता की इच्छा और प्रारब्ध का संयोग मानकर मत्स्येंद्र नाथ ने त्रिया राज्य में रहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने योगी वेश को त्याग कर राजसी वेशभूषा धारण कर ली और राजा के समान वहां रहने लगे। 3 वर्ष पश्चात रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मीननाथ रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं मीननाथ ने बड़े होकर योग सूत्र की मार्गदर्शक टीका की रचना की थी। इस प्रकार धीरे धीरे त्रिया राज्य में निवास करते हुए मत्स्येंद्र नाथ को 12 वर्ष बीत गए। एक बार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भाई जालंधर नाथ के शिष्य कनिफा नाथ अपने गुरु को खोजते हुए त्रिया राज्य में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि मत्स्येंद्र नाथ अपने योगी वेश को त्याग कर राजसी वेशभूषा में 12 वर्ष से वहीं निवास कर रहे हैं। यह जानकर कनिफा नाथ को बहुत बुरा लगा, परंतु अपना गुरु भाई मानने के कारण उन्होंने अपना यह विचार प्रकट नहीं किया। मत्स्येंद्र नाथ ने कनिफा नाथ का बड़ी अच्छी तरह से स्वागत किया। रानी मैनाकनी को डर था कि कहीं कनिफा नाथ यहाँ से जाने के बाद मत्स्येंद्र नाथ के वहाँ रहने की सूचना किसी को ना दे दें। यही सोचकर उसने भी कनिफा नाथ की काफ़ी आवभगत की और उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें त्रिया राज्य में ही रोकने का प्रयास किया। परंतु कुछ दिन वहाँ रहने के बाद कनिफा नाथ वहाँ से चले गए। त्रिया राज्य से आने के बाद भ्रमण करते हुए एक दिन कनिफा नाथ की भेंट गोरखनाथ जी से हो गई। उन्होंने गोरखनाथ को बताया कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपना योगी वेश त्याग कर
राजसी वेश धारण करके पिछले कई वर्षों से त्रिया राज्य में राज सुख भोग रहे हैं। गोरखनाथ को इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। वे अपने गुरु को काफी समय से ढूंढ रहे थे। अतः जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मत्स्यनाथ त्रिया राज्य में सांसारिक सुखों का उपभोग कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ढेरों प्रश्न उनके मस्तिष्क में कौंधने लगे। आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या कारण था कि उनके गुरु ने योगी वेश त्याग कर राजसी वेश धारण किया? अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण रहा होगा। मुझे इस भेद को जानना होगा और अपने गुरु को त्रिया राज्य से वापस लाना होगा। यही निर्णय कर वे एक दिन त्रिया राज्य जा पहुंचे। त्रिया राज्य में पहुंचकर वे विचार करने लगे कि इस राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है। फिर मैं किस प्रकार इस राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा? गोरखनाथ अभी इस विषय पर विचार कर ही रहे थे कि तभी कलिंगा नामक एक रूपवती नृत्यांगना का डोला वहां आकर रुका। कलिंगा के साथ उसकी सखियां भी थीं, सभी एक से बढ़कर एक रूपवती। गोरखनाथ ने उनसे पूछा, माता, आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं? कलिंगा ने कहा, हे योगी, मैं कलिंगा हूँ। मैं नृत्यांगना हूँ और ये सब मेरी सखियां हैं जो वाद्य यंत्र बजाने में कुशल हैं। हमारा काम नृत्य एवं संगीत का प्रदर्शन कर आजीविका कमाना है। आज महारानी मैनाकनी ने हमें आमंत्रित किया है। यहाँ हम अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी और पुरस्कार प्राप्त करेंगी। गोरखनाथ ने कहा, हे माता, आप मुझे भी साजिंदों के रूप में अपने साथ ले चलें। मैं भी गाना जानता हूँ। यह सुनकर कलिंगा ने कहा, हे योगी, यदि आपको गाना आता है तो पहले मुझे सुनाइए। ठीक है। गोरखनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोरखनाथ ने झोले से अभिमंत्रित भस्म को निकालकर अपने मस्तक पर लगाया और गाना आरंभ कर दिया। उनके गायन को सुनकर कलिंगा और उसकी सखियां मदमस्त सी हो गईं। वातावरण रंगीन हो गया। उनके गायन का ऐसा प्रभाव हुआ कि वन के पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि भी झूमने लगे। यह देखकर कलिंगा आश्चर्यचकित हो गई। उसने गोरखनाथ से कहा, अरे योगी, आपकी गायन कला तो अद्वितीय है। यदि आप मेरे साथ रानी मैनाकनी के दरबार में चलेंगे तो रानी आपका गायन सुनकर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आप कृपा करके मुझे अपना नाम बताइए और आप त्रिया राज्य में प्रवेश क्यों करना चाहते हैं, यह सब मुझे सच सच बताइए। गोरखनाथ ने सोचा कि यदि मैं इसको अपना वास्तविक परिचय दूंगा तो संभव है कि यह मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दे। अतः उन्होंने अपना परिचय गुप्त रखते हुए कहा, हे माता, मेरा नाम पूर्वडाम है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अतः मुझे स्त्री कामना नहीं है। इसके सिवाय मैं एक सन्यासी और भिक्षुक भी हूँ। इस कारण मुझे धन संपत्ति की भी अभिलाषा नहीं है। भिक्षा से जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता है उसी से पेट भर लेता हूँ। मैं तो केवल त्रिया राज्य कैसा है यह देखने की इच्छा से इसके भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे गायन से प्रसन्न होकर महारानी मैनाकनी जो भी भेंट देंगी वह सब मैं आपको अर्पण कर दूंगा। यह सुनकर कलिंगा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, मगर अगले ही पल वह कुछ उदास सी हो गई और बोली, महाराज, आपको शायद ज्ञात नहीं है कि त्रिया राज्य में पुरुष का प्रवेश वर्जित है। गोरखनाथ ने पूछा, ऐसा क्यों है माता? ऐसा क्या है त्रिया राज्य में जो पुरुष प्रवेश वर्जित है? तब कलिंगा ने कहा, त्रिया राज्य में प्रतिदिन हनुमान जी का आगमन होता है। उनकी गर्जना से यहाँ की स्त्रियों को काम सुख की प्राप्ति होती है और पुरुष मर जाता है। यदि आप भीतर गए और वहाँ हनुमान जी का आगमन हो गया तो उनकी गर्जन से आप भी मर जाएंगे। गोरखनाथ धीरे से हंसे और फिर बोले, आप निश्चिंत रहें माते, हनुमान जी की गर्जना का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी योग शक्ति है जो हनुमान जी तो क्या, किसी को भी यह नहीं पता चलने देगी कि स्त्री वेश में यहाँ पर कोई पुरुष है। मैं अपने तप बल से स्त्री वेश धारण कर लूंगा। गोरखनाथ की बातों को सुनकर कलिंगा समझ गई कि यह कोई पहुंचा हुआ योगी है और त्रिया राज्य को देखने की इसे बड़ी उत्सुकता है। तभी उसकी आत्मा ने कहा, लेकिन कलिंगा, यह तो सोच कि जब यह इतना पहुंचा हुआ योगी है कि अपनी योग शक्ति से न केवल स्त्री वेश धारण कर सकता है बल्कि हनुमान जी जैसे महाबली को भी भ्रमित कर सकता है,
तो अपने बल से यह स्वयं ही त्रिया राज्य में प्रवेश क्यों नहीं कर लेता? इसे तेरे सहयोग की क्या आवश्यकता है? यही सब सोचकर कलिंगा ने अपने मन का संदेह गोरखनाथ जी के समक्ष रखा। तो गोरखनाथ जी बोले, आपका इस प्रकार का संदेह करना उचित है माता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अपने योग बल से स्त्री वेश धारण करके त्रिया राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ, किंतु इस प्रकार अकेले इसलिए प्रवेश नहीं कर रहा कि यदि त्रिया राज्य में भ्रमण करते रानी मैनाकनी की सेविकाओं ने मुझे पकड़ लिया और पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार तो मेरा भेद खुल जाएगा और त्रिया राज्य के कानून का उल्लंघन करने के अपराध में मैं बंदी बना लिया जाऊंगा। हालांकि बंदी गृह से छूटना भी मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इस छोटी सी इच्छा पूर्ति के लिए इतना बखेड़ा करने की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो भीतर प्रवेश का कोई उपाय सोच रहा था, तभी आपका डोला यहाँ आकर रुका। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सहयोग से ही भीतर प्रवेश करूं और फिर जो भी पुरस्कार पाऊं वो आपको भेंट कर दूं। यदि आपको मुझे भीतर ले जाने में कोई बाधा है तो मैं कोई और उपाय करता हूं। कलिंगा ने सोचा कि यह अच्छा गायक है, यदि रानी ने प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया तो वह मेरा ही होगा, अतः इसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार कलिंगा उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। कलिंगा अपनी सखियों और साजिंदों के साथ रथ में बैठ गई और गोरखनाथ रथ हाँकने लगे। कुछ समय पश्चात वे सब त्रिया राज्य के भीतर जा पहुंचे। खाना पीना समाप्त करने के पश्चात कलिंगा गोरखनाथ को सोने के लिए कहकर स्वयं भी सोने चली गई। उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत चुका था। एकांत पाकर गोरखनाथ इस प्रयास में जुट गए कि उनके वहां रहते किसी भी प्रयास से कोई दूसरा पुरुष त्रिया राज्य में प्रवेश ना कर सके। उन्होंने वज्रास्त्र, स्पर्शास्त्र, मोहनास्त्र और नागास्त्र का भली भांति मंथन किया और उन्हें सक्रिय कर दिया ताकि कोई अन्य व्यक्ति त्रिया राज्य के भीतर प्रवेश ना कर सके। आगे की कहानी अगले वीडियो में। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।